Hello, friends. This is the third module of Science and Technology, Intellectual Property Rights. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पब्लिश किया है पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020, पेटेंट रूल्स 2013 में अमेंड करके। तो सबसे पहले हमको पेटेंट रूल्स पढ़ने से पहले हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है ये हम पहले पढ़ लेते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो होता है जो किसी पर्सन को उसके क्रिएशन ऑफ माइंड के लिए मिलता है, जैसे कि इन्वेंशंस हो गए, ठीक है, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ठीक है, बिजनेस मॉड्यूल हो गए, प्रोडक्ट हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। तो इन सब के लिए एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया जाता है पर्सन को, ठीक है। वो क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है जो पर्सन को एक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है कि आप 10 साल के लिए इस प्रोडक्ट को आपने बनाया है तो आपको पेटेंट मिलेगा। तो ऐसे करके आईपीआर जो है दिया जाता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो उसमें सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं पेटेंट, फिर उसके बाद हम कॉपीराइट में जाएंगे। तो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट जो है इंडिया के अंदर कौन से एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। पेटेंट होता क्या है, अभी हमने बताया एक्सक्लूसिव राइट होता है, किसी भी इन्वेंशन को दिया जाता है, ठीक है। और अब जो होता है पेटेंट जो होता है वो हमारा टेरिटोरियल राइट होता है, ठीक है। अगर हम इंडिया में पेटेंट हमने ग्रांट किया है तो हमको इंडिया के एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगा, बट इंडिया से अगर हम बाहर जाएंगे उसको लेकर तो हमको बाहर बाहर पेटेंट उसके उसके लिए नहीं मिलेगा, वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पेटेंट शुड बी ऑब्टेन्ड इन ईच कंट्री। देन इंडिया में इंडियन पेटेंट एक्ट दो चीज़ों को पेटेंट प्रोवाइड करता है, पेटेंट भी प्रोवाइड करता है और प्रोडक्ट पेटेंट भी प्रोवाइड करता है। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पेटेंट वो होता है कि किसी भी लेट से आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने पेटेंट तो मिल गया, बट जिस प्रोसेस से बनाया मे उसको भी पेटेंट मिला, तो उस प्रोसेस से भी कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। तो दो टाइप के पेटेंट हमको मिलते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट में, प्रोडक्ट पेटेंट भी एंड प्रोसेस पेटेंट भी, ठीक है। अब इसके लिए तीन कंडीशन ज़रूरी है पेटेंट के लिए, थ्री प्री रिक्विजिट कंडीशंस जो है पेटेंट के लिए। पहला है नोवेलिटी, जो कि न्यू इन्वेंशन होना चाहिए, ना कि पुराने इन्वेंशंस होने चाहिए। न्यू इन्वेंशंस के लिए आपको पेटेंट मिलेगा। नॉन ऑब्वियसनेस, सब कोई ना बना पाए ऑब्वियसली। एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए इन इंडियन सिनेरियो एंड ऑब्वियसली वर्ड, ठीक है। एंड देन पेटेंट का जो टर्म होता है, द पेटेंट जो है, एवरी पेटेंट जो प्रोटेक्ट कितने साल के लिए होता है, 20 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। जब आप फाइल करते हैं पेटेंट एप्लीकेशन, उससे 20 ईयर्स तक जोड़ा जाता है, ठीक है। तो टर्म ऑफ पेटेंट 20 ईयर्स होता है। आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि जनरली टर्म पूछा जाता है। तो टर्म पेटेंट का 20 ईयर्स होता है। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर प्रोटेक्टेड है। प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट दोनों देते हैं, ठीक है। और पेटेंट जो होता है वो टेरिटोरियल राइट होता है इंडिया का, वो बाहर अगर कोई जाएगा उसको लेकर तो उसमें पेटेंट नहीं मिलेगा उनको, ठीक है। देन आते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड किसके अंदर है, कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर। कॉपीराइट क्या होता है, लीगल टर्म होता है जो हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आर्टिस्टिक लिटरली वर्क होता है, ठीक है। कॉपीराइट जनरली कौन कौन से वर्क कवर होते हैं ये भी देख लीजिए, बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फिल्म्स, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, एडवर्टाइजमेंट, मैप्स एंड टेक्निकल ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये सब आप याद कर लीजिए बिकॉज ये सब पूछा जाता है कि कौन कौन से चीज़ें कॉपीराइट के अंदर कवर्ड है। तो वी शुड हैव क्लियर अबाउट दीज पॉइंट्स। देन वैलिडिटी क्या होती है इंडिया में, जनरली जो कॉपीराइट होते हैं वो 60 ईयर्स तक प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। और आफ्टर द 60 ईयर जब डेथ हो जाती है तब भी वो प्रोटेक्शन उनको मिलता है। तो कॉपीराइट 60 ईयर्स तक प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बुक, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, ये सब आते हैं, ठीक है। देन आते हैं हम यूटिलिटी मॉडल। यूटिलिटी मॉडल क्या होता है, वो पेटेंट ही होता है बट जो इन्वेंशंस को ही प्रोटेक्ट करता है बट फॉर शॉर्टर पीरियड, करेक्ट। तो मेन डिफरेंस होता है यूटिलिटी मॉडल एंड पेटेंट में कि यूटिलिटी मॉडल के लिए स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है एज जैसे पेटेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज है, यूटिलिटी मॉडल के लिए स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है, ठीक है। अब यूटिलिटी मॉडल में भी प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट दोनों मिलता है, बट इन्वेंशन ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वेंशन करें तभी मिलेगा, ठीक है। इसमें आप अगर एप्लीकेबिलिटी है इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए तो आपको पेटेंट और प्रोसेस यूटिलिटी मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। टर्म जो होता है यूटिलिटी मॉडल का ऑब्वियसली शॉर्टर होगा पेटेंट से, क्योंकि ये पेटेंट का ही फॉर्म है बट शॉर्टर पीरियड के लिए। तो टर्म भी क्या होगा, शॉर्टर होगा, 6 to 15 ईयर्स होता है।
देन आते हैं ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स जो है वो ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ट्रेडमार्क्स क्या होता है? साइन होता है, कोई भी किसी का भी साइन होता है जो एक गुड को दूसरे मतलब एक कंपनी के गुड्स को दूसरे कंपनीज के गुड्स से डिस्टिंग्विश करे, ठीक है। तो वो होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज एनी डिस्टिंक्टिव वर्ड, सिंबल, स्लोगन, लोगो, ब्रांड, लेबल, नेम, सिग्नेचर, लेटर, ठीक है, न्यूमेरिकल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत देखा होगा सब्यसाची का ब्रांड एक आता है जो बेल्ट लगा होता है, सब्यसाची का एक डिज़ाइन होता है, तो वो साइन होता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किनको मिला है? वो सब्यसाची ही बना सकते हैं, उनके अलावा कोई बनाएगा तो उनके खिलाफ पेनल्टी इशू होंगे, ठीक है। तो ट्रेडमार्क जो है इनिशियली रजिस्टर्ड पीरियड 10 ईयर्स होता है, बट रिन्यू कर सकते हो आप कितने भी टाइम, बाई एवरी 10 ईयर्स आप उसके लिए फीस भर के, हर बार आप 10 साल में एक बार फीस भरो और आप कब जब तक आप चाहते हो तब तक आप रिन्यू करवा सकते हो ट्रेडमार्क, ठीक है। इंडेफिनिटली पीरियड के लिए होता है। देन आते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्नामेंट और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है। जनरली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन किसे मिलता है? जैसे 3 डायमेंशनल फीचर्स हो गए, ठीक है, 2 डायमेंशनल फीचर्स हो गए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम जनरली वो कुछ न्यू इन्वेंशंस करें, बट जो टेक्निकल फीचर्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये जनरली लाइंस हो गई, ठीक है। इट मस्ट बी न्यू और ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। ये मैक्सिमम पीरियड 15 ईयर्स तक के लिए दिया जाता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट 2010 में दिया गया है, बट जनरली हर बार 5 ईयर्स तक के लिए दिया जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम पीरियड कहाँ तक के लिए? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के बाद आप ट्रेडमार्क्स के लिए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन नहीं ले सकते हो, ठीक है। देन आते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि हर बार आप देखते रहते हैं कि जोग्राफिकल इंडिकेशन किसी न किसी को मिलता ही रहता है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन वो साइंस होते हैं जो किसी गुड्स को डिनोट करने के लिए कि किस जोग्राफिकल रीजन में ये ओरिजिनेट हुआ है उसके लिए दिया जाता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो अपने यहाँ जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के अंदर आता है। जनरली मोस्ट कॉमनली अ जोग्राफिकल इंडिकेशन इंक्लूड्स द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स। और फर्स्ट प्रोडक्ट जो जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे मिला था वो दार्जिलिंग टी है, असम का, ठीक है। आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको मिला था वो दार्जिलिंग टी है, असम का। इट इज़ जनरली जोग्राफिकल इंडिकेशन जो दिया जाता है वो 10 साल के लिए दिया जाता है और हर 10 साल में आप उसको रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए कि जोग्राफिकल इंडिकेशन मैनेज कौन करता है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन मैनेज किया जाता है सीपम अंडर द DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप याद कर लीजिए, DPIIT जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये ये सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देखता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम आते हैं ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट्स वो होते हैं, IP राइट्स भी होते हैं जो किसी भी कंपनी को कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, इंफॉर्मेशन विच में बी सोल्ड और लाइसेंस, ठीक है। कोई भी इसके लिए स्पेसिफिक लॉ नहीं है, ये आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर प्रोटेक्शन है इसको, बट कोई भी इसके लिए स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फार्मूला, रेसिपीज, पैटर्न, टेक्निक्स, कंपाइलेशन मेथड, प्रोग्राम्स, ठीक है, एटसेट्रा। ट्रेड सीक्रेट्स रिमेन वैलिड एज लॉन्ग एज वन डज नॉट डिस्कवर इट इंडिपेंडेंटली। जब तक कोई अपने आके इंडिपेंडेंटली डिस्कवर नहीं करता तब तक वो प्रोटेक्शन रहते हैं। तो मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक हम ट्रेड सीक्रेट्स जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। देन आते सो वी हैव कंप्लीटेड व्हाट आर IPRs, व्हाट आर द टाइप ऑफ IPRs। नाउ वी कम टू द पेटेंट रूल्स 2020। पेटेंट रूल्स 2020। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि IPRs कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन मिलता है IPRs को। IPRs जो है मल्टी लेवल प्रोटेक्शन मिलता है। पहला है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन 1883, वो किसके लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड सेकेंड है बर्न कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क। याद रखिए वो सिर्फ कॉपीराइट और रिलेटेड राइट्स के लिए वो होता है। IPRs के लिए कौन सा होता है? पेरिस कन्वेंशन होता है। एंड कॉपीराइट्स के लिए बर्न कन्वेंशन होता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन इज द इंटरनेशनल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो वर्क करती है इन सब इन्वेंशंस के लिए, ठीक है, इन सब कन्वेंशंस के लिए। देन जो हमारे IPRs हैं वो WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी प्रोटेक्शन मिलता है उनको। IPRs कवर्ड बाई ट्रिप्स एग्रीमेंट, कौन कौन से IPRs कवर होते हैं आप याद कर लीजिए? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स,
Geographical indication, industrial design, patent, layout design, undisclosed information इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट एंड टेस्ट डेटा. ठीक है, इंडिया जो है मेंबर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी और ट्रिप्स एग्रीमेंट का भी मेंबर है. ठीक है, कमिटमेंट किया है उसने. अब पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 में आते हैं. पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स हमको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, न्यू फॉर्मेट बताया है इसमें पेटेंटीज और लाइसेंसेस के लिए, टू डिस्क्लोज द एक्सटेंट टू विच दे हैव कमर्शियली वर्कड और मेड द पेटेंट इन्वेंशंस अवेलेबल टू द पब्लिक इन द कंट्री. इसका मतलब है कि अमेंडमेंट रूल्स में हमको ये बताया कि पेटेंटीज और लाइसेंसेस जो होते हैं वो कितनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं अपने इन्वेंशंस की, और वो अवेलेबल किसको करते हैं, पब्लिक के लिए. ठीक है. अब बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रूल्स फॉर्म 27 में अमेंडमेंट किया गया है. फॉर्म 27 क्या है, जो पेटेंटीज और लाइसेंसेस को प्रोवाइड किया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन अपने पेटेंट के रिगार्डिंग बताएं. ठीक है, और ये जो है मैंडेटरी होता है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर. ठीक है, आप अच्छे से याद कर लीजिए. इट इज़ मैंडेटरी अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 फॉर एवरी पेटेंटी एंड एवरी लाइसेंसी टू फाइल अ स्टेटमेंट एज टू एक्सटेंड फॉर कमर्शियल वर्किंग ऑफ ग्रांटेड पेटेंट्स इन द इंडियन टेरिटरी. सो फॉर्म 27, पहले क्या होता था, फॉर्म 27 जो है हर 3 मंथ्स में पब्लिश हुआ था. तो साल भर में ये कितनी बार 12 मंथ्स होते हैं, तो 4 बार पब्लिश किया जाता था. बट अभी क्या हो गया कि इनको बोल दिया गया कि हर 6 मंथ में पब्लिश करना है, तो सिर्फ 2 बार पब्लिश करेंगे, फर्निश करेंगे इन्फॉर्मेशन. ठीक है, और मल्टीपल पेटेंट्स के लिए एक आप सिंगल फॉर्म ही पढ़ाएंगे. ठीक है, फॉर्म 27 के अंदर ही सारे मल्टीपल पेटेंट्स कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आई होप आई हैव क्लियर द पेटेंट रूल्स 2020 एंड व्हाट आर IPRs एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ IPRs. देन सम रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड टू IPRs. एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट. हम सुनते रहते हैं कि कभी कभार किसी प्रोडक्ट को पेटेंट दिया और उसी दूसरा प्रोसेस यूज़ करके सेम प्रोडक्ट बना दिया. ठीक, लेट्स से हमने प्रोसेस किसी को कोई प्रोसेस किसी को पेटेंट मिला, उसमें थोड़ा भी इन्वेंशन करके, मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत इन्वेंशन करके उसको दूसरी बार फिर से उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा इन्वेंशन करके उसको फिर से उसके लिए पेटेंट लेने के लिए बोलते हैं. तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट होता है, सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट जो है वो अलाउ नहीं करता कि आप थोड़ा भी पेटेंट में माइनर चेंजेस करके आप फिर से पेटेंट ले लें. ठीक है, तो इट हैज़ बीन एन इशू ऑफ कंसर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि आप लेट से आप कोई इतनी मेहनत करके कोई दवाई बना रहा है और आप उसके बाद उसमें सिर्फ थोड़ा सा इन्वेंशन करके पेटेंट लेने जा रहे हैं, तो बार बार आप ही को पेटेंट मिलेगा. ठीक है, तो इसलिए एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट जो है इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर अलाउड नहीं करते. फिर आते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग. कंपलसरी लाइसेंसिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिए. कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है सेक्शन 84 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर कवर्ड है, और ये वॉयलेटिव नहीं होता ट्रिप्स एग्रीमेंट का. ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आए कि अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है वॉयलेटिव है ट्रिप्स एग्रीमेंट का, तो नहीं है. ठीक है, तो कंपलसरी लाइसेंसिंग होता क्या है, जब कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी लेट से कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अफोर्डेबल प्राइस में लोगों के तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी पब्लिक इमरजेंसी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस देती है किसी थर्ड पार्टी को कि आप वो इन्वेंशन जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है उसको यूज़ करो बिना पेटेंट होल्डर के कंसेंट के. याद रखिए, पेटेंट होल्डर के कंसेंट के बिना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी थर्ड पार्टी को अलाउ करती है कि आप वो पेटेंट प्रोडक्ट जो है यूज़ करो. ठीक है, और ये इसके बदले में जनरली गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेट करती है पेटेंट होल्डर को. I hope I have cleared the compulsory licensing. So let's come to second topic, patents pool. International science collaboration on COVID-19 started a discussion on patent pooling. Recently, Costa Rica suggested pooling of rights to deal with the pandemic. Actually क्या है, COVID-19 के टाइम पे बहुत सारा ड्रग्स जो है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो बहुत महंगी मिल रही हैं, बहुत कॉस्टली हैं, जिसके कारण हो क्या रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास एंड बहुत सारे जो पुअर पीपल हैं उनको अफोर्डेबल प्राइस में ड्रग्स अवेलेबल नहीं है. इवन जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनके पास भी. तो पेटेंट पूलिंग एक ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि हम जो ड्रग्स हैं वो अफोर्डेबली यूज़ करवा पाएँ, लो कॉस्ट पे हम लोगों को दे पाएँ, इनोवेशन हो पाए, तो इसलिए पेटेंट पूलिंग ज़रूरी है. तो पेटेंट पूलिंग होता क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेटेंट पूल जो होता है वो एग्रीमेंट होता है किसी दो और दो से ज़्यादा पेटेंट होल्डर के बीच में
कि वो किसी अगर एक दूसरे को अपना लाइसेंस प्रोवाइड कर दे या तो किसी थर्ड पार्टी को लाइसेंस प्रोवाइड कर दे फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, तो पेटेंट पूल की डेफिनेशन ये है, पेटेंट पूल जनरली are made for complex technologies which necessitate complementary patents for providing productive technical solutions such as vaccines in the present COVID-19 crisis। ठीक है, जैसे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो पेटेंट पूल में क्या होगा, बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आएंगी, बहुत सारे पेटेंट जो होल्डर्स हैं वो एक साथ आएंगे, वो अपना अपना जो है इन्वेंशंस एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो हमको अफोर्डेबल प्राइस में वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि पहला जो फर्स्ट मॉडर्न पेटेंट पूल किसे मिला था और किस कंट्री को मिला था। तो पहली यूनाइटेड स्टेट कंट्री है और उसी की स्विंग मशीन कॉम्बिनेशन ऑफ 1856 को मिला था फर्स्ट मॉडर्न पेटेंट पूल। ठीक है, देन पेटेंट पूलिंग एंश्योर्स ऑब्वियसली इनोवेशन बिटवीन कंपनीज, ठीक है, वाइल मिनिमाइजिंग पोटेंशियल लीगल इशूज एंड लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड बेटर प्रोसेस एफिशिएंसीज। ठीक है, देन इंडिया एंड पेटेंट पूलिंग। अब इंडिया एंड पेटेंट पूलिंग, इंडिया में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा पेटेंट पूलिंग का नहीं है, इट इज़ न्यू टू इंडिया। बट इंडियन पेटेंट एक्ट जो है वो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वो पेटेंट पूलिंग का कोई प्रोविज़न अपने प्रोविज़न कंटेन नहीं करता। ठीक है, ये और ना ही ये मना करता कि आप पेटेंट पूलिंग कर सकते हो। तो इंडियन आप अच्छे से इसको अपने माइंड में याद कर लीजिए कि इंडियन पेटेंट एक्ट ना ही अलाउ करता ना ही कोई प्रोविज़न कंटेन करता पेटेंट पूलिंग से रिलेटेड, बट वो मना भी नहीं करता कि आप पेटेंट पूल फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। तो अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सेट अप पेटेंट पूल बाय एक्वायरिंग इन्वेंशंस एंड पेटेंट विच आर रिक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पेटेंट पूलिंग सेटअप कर सकता है। हाउएवर इंडिया में जो कंपटीशन एक्ट 2002 है वो पेटेंट पूल को रिस्ट्रिक्ट करता है क्योंकि एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई इतनी मेहनत से अपना इन्वेंशन करते हैं, अगर हम पेटेंट पूलिंग दे देंगे तो उसका रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो भी पेटेंट बना रहे हैं वो अब बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। मे बी उनका वो बोले कि अगर हमको पेटेंट पूल ही मिल जाता है तो हम क्यों बनाएं। तो एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर होता है। तो एज़ कंपेरिजन टू बाहर की कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया जो है फिर पीछे रह जाएगा इनोवेशंस में। तो इसलिए इंडियन कंपटीशन एक्ट 2002 एंटी कॉम्पिटिटिव रिस्ट्रिक्ट इनको पेटेंट पूलिंग को मना करता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस। देन वी कम टू द इंटरनेशनल स्टेप्स टूवर्ड्स पेटेंट पूलिंग। CTAP, द COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, कौन होस्ट करता है? WHO होस्ट करता है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल कौन होस्ट करता है? WHO होस्ट करता है। ये प्लेजेस है, कमिटमेंट है कि सारी जो सॉलिडेरिटी कॉल टू एक्शन है वो वॉलेंट्री शेयर करे COVID-19 हेल्थ की टेक्नोलॉजीज रिलेटेड नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डेटा। ठीक है, देन आते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, तो आपको यहीं से पता चल रहा होगा कि ये सारे इन्फ्लुएंजा जो वायरसेस हैं उनका डेटा जो है शेयर करता है। अब जनरली वो कोरोना वायरस कॉजिंग COVID-19 का भी डेटा शेयर करेगा। दिस इंक्लूड जेनेटिक सीक्वेंस, रिलेटेड क्लिनिकल epidemiological data associated with human virus, geographical as well as species specific data. ठीक है, so come in the box. GISAID is a collaboration involving representative of member states, scientists and global influenza surveillance response system and global influenza program of WHO and experts in licensing intellectual property. ये किसके किसके बीच में कोलैबोरेशन है? मेंबर स्टेट्स के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में, जो साइंटिस्ट किस में है? ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस रिस्पांस सिस्टम में, और ग्लोबल इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम जो है WHO का। तो GISAID WHO के अंदर नहीं आता, बट ये WHO और बाकी सब को मेंबर्स को मिला के GISAID बना है। इसका डेटा जो है फ्री ऑफ चार्ज जो है सारे इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर आते हैं मेडिसिन पेटेंट पूल। मेडिसिन पेटेंट पूल जो है यूनाइटेड बेस्ड पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है अफोर्डेबल वैक्सीन्स फैसिलिटेट करने में। ठीक है, लाइफ सेविंग मेडिसिन देने में, किनको? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। तो इट हैज़ फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक ड्रग्स of HIV, tuberculosis, hepatitis C, along
allowing them to be sold at affordable price। जनरली जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको प्राइस कम में आप मेडिसिन सबकी साथ ले आओ और उनको कम प्राइस में दिया जाए। ट्रेड फिर आते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने बताया था जब मैंने कंपलसरी लाइसेंसिंग पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि इट अलाउज कंट्री टू ग्रांट कंपलसरी लाइसेंस टू कंपनीज टू प्रोड्यूस अ पेटेंट प्रोडक्ट एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसीज। मतलब जब भी इमरजेंसी हो तो आप कंपलसरी लाइसेंस दे सकते हैं किसी भी पेटेंट प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर आते हैं नागोया प्रोटोकॉल अंडर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। आई होप यू नो अबाउट UNCBD, UNCCD एंड UNFCC। These are the three agreement under UNCED। So नागोया प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसमें से थर्ड ऑब्जेक्टिव है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ डेटा। तो नागोया प्रोटोकॉल जो है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, वो बताता है कि हमको जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है हम उसका शेयरिंग जो है हम उसके सबके साथ करें, ठीक है। तो प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्हेन जेनेटिक रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। जब भी हम जेनेटिक रिसोर्सेज कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करें तो हम उसका डेटा जो है हम उसका बेनिफिट जो है सबके साथ शेयर करें। तो मतलब इनडायरेक्टली वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, पेटेंट पूलिंग प्रोवाइड करता है। ये डायरेक्टली तो प्रोवाइड नहीं करता बट इनडायरेक्टली हमको पेटेंट पूलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। आर्टिकल 2 ऑफ द प्रोटोकॉल कैन बी इंटरप्रेटेड एज इंक्लूडिंग द जेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल ऑनगोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन COVID-19 ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। सो अभी हम इतना वायरस और वैक्सीन्स की तरफ इसलिए ध्यान दे रहे हैं, पेटेंट पूलिंग की तरफ इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बिकॉज एज आर कंट्री इज़ गोइंग थ्रू पेंडेमिक, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू provide the vaccination, to provide the drugs at affordable price। So we should focus on जो भी कम पैसों में हो पाए, जो भी लोगों के लिए अफोर्डेबल हो हम वो कर पाएँ, इसलिए हम ये सब पेटेंट पूलिंग वगैरह इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। सो थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।